वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसी मूवी जो कि आपको मस्ट वॉच मूवीज की लिस्ट में ऐड करनी ही पड़ेगी। आपकी मूवी का नाम है गुड विल हंटिंग। तो कहानी की शुरुआत में कमरे में बैठे एक यंग आदमी को दिखाते हैं जो कि अपनी बुक पढ़ रहा है। हाँ, यही है अपनी कहानी का हीरो, नाम है विल हंटिंग। घर में बुक्स बिखरे पड़े हुए हैं। विल हमेशा जरा अकड़ में रहता है, मतलब वो एटीट्यूड दिखाता है ज्यादा, लेकिन असल में उसके अंदर दोस्तों दुख है, ट्रॉमा है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है बहुत ही बुरा, मतलब, लेकिन उसे दूसरों से छुपाने की खातिर इस तरह का एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। वो कोई नौकरी नहीं करता, बस जहाँ जो काम मिला कर लेता है और बाकी के वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता है। तो अब विल अपने फ्रेंड के साथ कार में चला जाता है। अगले सीन में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं, यानी MIT को, जहाँ बड़े बड़े जीनियस पढ़ चुके हैं या फिर यहाँ पे आकर गेस्ट लेक्चर देते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही यहाँ पढ़ने का मौका दिया जाता है, मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई आ जाए। ऐसे में एक प्रोफेसर को दिखाते हैं जिसका नाम है गिरार्ड। गिरार्ड ने मैथ्स में नोबेल प्राइज हासिल किया हुआ है, बहुत ही महान है। वो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। वो बताता है कि देखो, मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम को क्लास के बाहर वाले बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसका नाम और उसकी फोटो MIT के जर्नल में फ्रंट पेज पर छपेगा। वो प्रॉब्लम इतना मुश्किल है कि उसे सॉल्व करने में तुम्हारा पूरा सेमेस्टर भी लग सकता है, और अगर किसी ने उसे सॉल्व कर भी दिया तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा। दूसरी ओर दोस्तों उसी MIT में पोछा लगा रहे आदमी को दिखाते हैं। वो कोई और नहीं, अपना हीरो विल है। लगता है फिलहाल वो यही काम यहाँ पे कर रहा है। तब कुछ स्टूडेंट्स उस बोर्ड को देखकर चले जाते हैं। विल भी उस बोर्ड को देखता है जिसमें एक मैथ प्रॉब्लम लिखा हुआ है। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया, विल को मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट है, और सच कहें तो वो एक मैथ्स जीनियस है। विल उस प्रॉब्लम को याद करके घर जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा होता है। हालांकि वो नहीं जानता कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले का नाम MIT के जर्नल में आएगा, पर क्योंकि मैथ उसकी जान है समझो, और इसीलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। और अगले ही दिन वो MIT जाकर उस बोर्ड पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख कर निकल जाता है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स और गिरार्ड से कहते हैं कि सर, आपने तो कहा था कि बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, पर लगता है किसी ने सॉल्व कर दिया उसको। गिरार्ड शॉक में चला जाता है कि ये हो ही नहीं सकता, मुझे और मेरे फ्रेंड को पूरा 1 हफ्ता लग गया उसे सॉल्व करने में। कहकर वो जल्दी जल्दी बाहर जाकर उस बोर्ड को देखता है और अपने बच्चों से एक एक करके पूछता है कि क्या तुमने ये सॉल्व किया, लेकिन वहाँ पे इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। दूसरी ओर विल अपने फ्रेंड्स के साथ मजे से बेसबॉल मैच देख रहा होता है। तब वो एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है। दरअसल उस लड़के ने बचपन में विल को बहुत ही बुली किया था। उसे देखकर विल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इस बारे में वो अपने फ्रेंड से कुछ नहीं कहता। अब मैच के बाद विल फिर उसी बुली को देखता है और अब विल से रहा नहीं जाता, और वो उसके मुंह पे मुक्का मारकर उसे बुरी तरह घायल करके कहता है कि अब याद आया मैं कौन हूँ, बचपन में इसी तरह तुमने मुझे मारा था, समझे। फिर पुलिस आ जाती है और विल को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर गिरार्ड अपने स्टूडेंट से कहता है कि जिसने भी ये सॉल्व किया है, मैं उसको एक प्राइज देना चाहता हूँ, वो जो भी है आगे आ जाओ। लेकिन कोई आता नहीं, क्योंकि इन्होंने सॉल्व किया ही नहीं है। गिरार्ड कहता है कि अच्छा, तो तुम छुपे रुस्तम बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं एक और प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखूंगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे खुद लगभग 2 साल लग गए। अगर तुम में से किसी ने उसे सॉल्व कर दिया तो तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। दूसरी ओर विल को दोस्तों बेल पे रिलीज किया जाता है, और अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद होने वाली है। उसका फ्रेंड उसका बेल भरकर उसको लेके जाता है। खैर, यहाँ से विल वापस MIT आकर अपना काम पे लग जाता है। इस बार भी वो उस बोर्ड पे कोई वो सवाल देखता है और उसे बड़े चाव से सॉल्व करने में लग जाता है। इतने में आ जाता है गिरार्ड, और वो देख लेता है कि कोई बोर्ड पे कुछ लिख रहा है। वो आवाज देते हुए कहता है कि कौन हो तुम, पर विल अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाता है। फिर गिरार्ड बोर्ड को देखता है तो एकदम से शॉक, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को वो बड़ी मुश्किल से 2 साल का समय लेकर सॉल्व कर पाया, इस बच्चे ने बस 1 ही मिनट में सॉल्व कर दिया, मतलब 1 ही दिन में। वो चिल्लाता है कि पकड़ो उस बच्चे को। वो कौन था? उसी रात विल अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और उन्हें बताता है कि मेरी नौकरी चली गई यार, पर असल में विल ने ही नौकरी छोड़ दी थी। पता नहीं वो अपने अंदर के जीनियस को दूसरों से क्यों छुपाना चाहता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाता है और वहाँ उसका फ्रेंड एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन माइकल नाम का एक आदमी उसे चिल्ला देता है कि लड़की को इम्प्रेस करने आए हो क्या, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। और वो काफी पढ़ाकू मालूम होता है दोस्तों, और अपनी किताबी नॉलेज का प्रदर्शन देते हुए विल के फ्रेंड से मुश्किल सवाल पूछ रहा होता है। वो लड़की तो माइकल से काफी इम्प्रेस हो जाती है कि वाओ, और ये देखकर विल का फ्रेंड बहुत ही इंसल्टेड फील करता है कि यार गई भैंस पानी में। तब विल बीच में आ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें जवाब चाहिए राइट, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। माइकल भी सवाल पे सवाल करता है और विल उसके एकदम शानदार से शानदार जवाब देता है, और ये भी बताता है कि उस सवाल का जवाब किस बुक के कौन से पन्ने में है। अब विल माइकल से सवाल करता है, लेकिन उसे एक का भी जवाब नहीं आता। तो विल कहता है कि तुम जैसे लोग रोकड़ा देकर MIT में दाखिला ले लेते हो और पढ़ते हो, लेकिन मैं वो हूँ जो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़कर अपनी नॉलेज खुद बढ़ाता हूँ, समझे। मुझ जैसे लोगों से कभी टक्कर मत लेना। माइकल की हो जाती इंसल्ट और वो चला जाता है। लेकिन वो लड़की जिसे विल का फ्रेंड इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वो विल से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना फोन नंबर तक दे देती है दोस्तों।
कमाल हो गया। और इस लड़की का नाम है स्काइलर। विल बड़ा खुश होता है और बाहर जाकर माइकल पे रौब झाड़ता है कि देखा देखा उसने मुझे अपना फोन नंबर दे दिया, आइंदा खुद को जीनियस समझना बंद करो। अगले सीन में गिरार्ड को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम कर रहा था वही लड़का सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। उसे ये भी पता चल जाता है कि आज कोर्ट में विल की सुनवाई है, वो भी कोर्ट जाता है। दरअसल विल का एक अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हाँ मतलब मारपीट, कार की चोरी वगैरह वगैरह में। लेकिन विल काफी समझदार भी है दोस्तों, और कैसे भी करके हर केस से छूट जाता है। लेकिन अब की बार वो बच नहीं सकता क्योंकि उसने पुलिस पर भी हमला किया था। लेकिन जज जानते हैं कि विल एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ था जहां उसे बहुत ही टॉर्चर सहना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि तुमने पुलिस पर हाथ उठाया है, इसलिए तुम्हें इस केस में आसानी से बेल तो नहीं मिलेगी। बेल चाहिए तो कोर्ट में $50,000 जमा करो। लेकिन विल को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो गुस्से में कहता है कि मैं खुश हूँ योर ऑनर। और अगले सीन में विल होता है जेल में। गिरार्ड उस जज से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि देखो मैं विल का बेल अमाउंट देने को तैयार हूँ और वो मेरी ही निगरानी में रहेगा, प्लीज मुझे इसकी परमिशन दे दीजिए। इस तरह विल का बेल देकर गिरार्ड उससे मिलने जाता है। लेकिन विल तो एकदम अकड़ कर बैठा होता है। बिल्कुल गिरार्ड कहता है कि देखो मैं तुम्हें 2 शर्तों पे बेल दे सकता हूँ। पहला ये कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर मैथ में एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च करनी होगी। दूसरा ये कि तुम एक थेरेपिस्ट से मिलोगे क्योंकि उसी के आधार पर जज तुम्हें बेल पे छोड़ने को राजी हुए हैं। विल हंसता है पहले, लेकिन इसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, इसीलिए वो मान जाता है। और फिर गिरार्ड उसको अपनी जगह पे ले जाकर एक बोर्ड पर प्रॉब्लम लिखकर उसे सॉल्व करने को कहता है। दरअसल वो अभी भी चेक करना चाहता है कि क्या विल ने वाकई में उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था या फिर कोई ट्रिक यूज करके उसका सोल्यूशन निकाल लिया। पर विल तो जीनियस है ना, वो बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। गिरार्ड भी दंग रह जाता अगेन और विल की खूब तारीफ करता है कि तुम तो कमाल के बंदे हो। अब गिरार्ड उसको आगे कहता है कि देखो कल से तुम्हारे थेरेपी सेशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें थेरेपिस्ट से मिलना होगा। अब विल घर जाकर उस थेरेपिस्ट के बारे में A to Z रिसर्च कर लेता है कि वो कौन है, कैसा इंसान है। उसने एक बुक लिखी होती है, उसे पढ़कर वो उस थेरेपिस्ट के कैरेक्टर हो गया, उसकी पॉजिटिवनेस होगी, नेगेटिवनेस होगी, वीकनेस होगी, सारी चीजें पता कर लेता है। अगले दिन उस थेरेपिस्ट से मिलने जाता है वो, लेकिन इससे पहले कि थेरेपिस्ट कुछ कहे विल शुरू हो जाता है कि हाँ मैंने आपके बारे में सब देखा है, किताब में पढ़ा है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, सब कुछ। और तो और आपको औरतें पसंद नहीं है, हाँ मर्द ही अच्छे लगते हैं, राइट। आपका बुक पढ़कर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था। अब थेरेपिस्ट बौखला जाता है और गुस्से में बाहर आकर गिरार्ड पे भड़क जाता है कि आइंदा इसको थेरेपी देने के लिए मुझे मत बुलाना, ये इंसान है क्या कि क्या है ये। गिरार्ड की भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ था कि थेरेपिस्ट इतना गुस्सा हो गया। वो विल को दूसरे थेरेपिस्ट के पास लेके जाता है जो विल को करता है हिप्नोटाइज करने की कोशिश। लेकिन अपना विल टस से मस नहीं होता और उल्टा उस थेरेपिस्ट को भी गुस्सा दिला देता है। गिरार्ड बेचारा हार मान जाता है। लेकिन तब उसको अपने एक दोस्त की याद आती है जो उसके साथ कॉलेज में था, वो भी फिलहाल एक थेरेपिस्ट है और किसी कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर। तो गिरार्ड उस दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम है सीन। गिरार्ड उसे बताता है कि भाई एक लड़का है, मैथ में जीनियस है, बिल्कुल इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की तरह, लेकिन उसको हैंडल करना जरा मुश्किल हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो ना। तो सीन भी कहता है ठीक है तुम उसको मेरे पास लेके आ जाओ। जाते जाते गिरार्ड कहता है कि प्लीज उसको मामूली पेशेंट मत समझना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा उसके साथ ये कोप अप करना। अगले सीन में विल सीन के कमरे में होता है। सीन एकदम चुप रहता है और बड़े ध्यान से विल को ऑब्जर्व करने लग जाता है। पर अपना विल तो दोस्तों मुंह में सिगरेट लिए पूरे कमरे में घुमा देता है और कहता है कि अच्छा तो आप भी बुक्स पढ़ते हो। ऊपर से वो उन बुक्स को देखकर सीन का मजाक उड़ाता है और कैसे भी करके सीन को इरिटेट करने की कोशिश करता है। लेकिन सीन पर उसकी बातों का जैसे कोई असर पड़ता ही नहीं, वो चुपचाप बैठा होता है। और तब वहाँ एक पेंटिंग को देखकर विल कहता है कि ये तो बहुत ही भद्दी सी पेंटिंग है। सीन कहता है कि उसके बारे में ऐसा मत कहो, वो मेरी स्वर्गवासी वाइफ की निशानी है। ओह, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इस नाव को समुद्र में धकेल रहा है। सच बताइए क्या आपने अपनी वाइफ को इसी तरह समुद्र में धकेल कर मारा था? और इस पे सीन से रहा नहीं जाता दोस्तों और विल की गर्दन पकड़कर कहता है कि खबरदार जो मेरी वाइफ के लिए ऐसा कुछ कहा तो। यही तो विल को चाहिए था, सीन को सक्सेसफुली इरिटेट करना, उसका यही तो मकसद था। और ये करने के बाद विल एकदम से कूल होकर बाहर आ जाता है। गिरार्ड तो पूरी तरह हार मान जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और अंदर जाकर सीन से कहता है कि सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची। उसने तुम्हारे साथ भी वही किया जो वो पहले के और थेरेपिस्ट के साथ कर चुका है, आइंदा मैं कभी उसको यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन सीन कहता है कि कोई बात नहीं, कल से उसका सेशन शुरू होगा, मैं उसको थेरेपी दूंगा, कोई बात नहीं। सीन ने ठान लिया था दोस्तों कि वो विल को सही करके ही रहेगा। अगले सीन में विल स्काइलर के साथ होता है। स्काइलर काफी अमीर परिवार की लड़की है और हार्वर्ड में पढ़ती है, लेकिन विल उसका एकदम अपोजिट होता है जो शायद कभी कॉलेज भी नहीं किया। खैर दोनों दिन भर एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन विल थेरेपी के लिए सीन के पास जाता है तो सीन उसको एक पार्क में ले जाकर बातें करता है। वो बताता है कि शुरू में मुझे तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि तुम दिखने में इतने भद्दे जरूर हो लेकिन अंदर एकदम बच्चों जैसा दिल है तुम्हारा। बच्चे बिना जाने बिना समझे कुछ भी कह देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उनकी बातों से किसी पे क्या असर पड़ेगा और तुम भी उसी तरह के एक बच्चे ही हो। और तो और तुमने अपनी असलियत बुक्स के पीछे छुपा रखी है। तुम जो कुछ जानते हो वो सिर्फ और सिर्फ
बुक्स के जरिए जानते हो। तुम एक लड़की से प्यार करते हो, राइट? लेकिन तुम प्यार भी बुक्स में पढ़ी बातों के अकॉर्डिंग ही करते हो। तुम्हें बुक्स में हर चीज की नॉलेज मिल सकती है, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस करके जानी जा सकती है। लाइफ क्या है ये भी तुम्हें सिर्फ बुक्स पढ़कर पता चलता है, पर असली लाइफ क्या है ये तुम्हें रियल में जीकर ही सीखना होगा। पर फिलहाल तुम जो लाइफ जी रहे हो उसमें तुम अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी करके जी रहे हो। तुम्हें पता है, खुल के नहीं जी रहे हो तुम। असली खुशी, असली फीलिंग्स क्या है ये तुम्हें बुक्स में सीखने को नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं। तुमने महज एक पेंटिंग को देखकर न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन असल में मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था। मरने से पहले 2 महीने वो हॉस्पिटल में रही, हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर रहती थी। एक दिन उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बेचारी चल बसी। तब मुझे जो दर्द हुआ उसके बारे में तुम किसी बुक में नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था, इसीलिए जब तुमने हमारे प्यार पर सवाल उठाया तो मुझे गुस्सा आ गया। दरअसल गिरान ने कहा था कि तुम एक इंटेलिजेंट मैथ्स जीनियस हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ एक मैथ्स जीनियस हो। तुम्हारे अंदर मुझे एक डरपोक बच्चा दिखाई देता है जो अपने अंदर के डर को अपनी अकड़ और एटीट्यूड के पीछे छुपा के जीना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऑर्फनेज में तुमने बहुत ही तकलीफें सही, लेकिन उन फीलिंग्स के बारे में तुम्हें किसी भी बुक में कहीं नहीं मिलने वाला कुछ भी। तुम कौन हो ये बात किसी भी बुक में नहीं होगी, वो सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताकर तुमसे बात करके ही जाना जा सकता है। ये कहकर सीन चला जाता है। दोस्तों, बहुत लंबा डायलॉग हो गया ना। अब उसकी बातों का विल पे गहरा असर तो पड़ जाता है, लेकिन उसका ईगो अभी भी कम नहीं होता। अगले दिन विल अपने फ्रेंड के साथ किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पे जाता है। उस रात विल स्काइलेट से बात करने के लिए उसे कॉल भी करता है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। अगले थेरेपी सेशन में विल गेरार्ड से एक भी शब्द नहीं कहता। सीन भी बिना कुछ कहे विल को बस ऑब्जर्व कर रहा होता है। बहुत देर बाद भी कोई कुछ नहीं कहता। गेरार्ड तो तंग आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों कब तक एक दूसरे का मुंह ताकते रहोगे। सीन कहता है कि हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं पहले नहीं बोलूंगा। लेकिन विल गेरार्ड के साथ मिलकर मैथ्स में रिसर्च में लग जाता है और कई नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो गेरार्ड कभी सॉल्व ही नहीं कर पाया था। वो विल का टैलेंट देखकर वो दंग रह जाता है कि यार ये तो फिर से खतरनाक है। और अगले थेरेपी सेशन में विल अपनी खामोशी तोड़ ही देता है और सीन से कहता है कि चलो आप जीत गए, अब पूछे मुझसे जो आपको पूछना है, अगर मेरा मन करेगा तो जवाब दे दूंगा। सीन कहता है अबे ये हुई ना बात, चलो अपने प्यार के बारे में बताओ। विल कहता है मुझे एक लड़की से प्यार है, उसका नाम स्काइलर है। वो सबसे अलग है, सच कहूँ तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैंने अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया। फोन पे उससे बात करने तक की मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर उसे मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता चल गया तो मुझे डर है कि वो मुझे छोड़कर ना चली जाए। और मैं उसको बताना भी नहीं चाहता कि मैं एक अनाथ हूँ, क्योंकि अगर बता दिया फिर तो मुझे पक्का छोड़ देगी। तो सीन दोस्तों एक बात कहता है कि इस दुनिया में किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अगर किसी की लाइफ परफेक्ट है तो वो असली लाइफ होती ही नहीं। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, पर वो रात को बहुत जोर का खर्राटा भरती थी। एक दिन तो उस आवाज को सुनकर हमारा डॉग डर कर भाग खड़ा हुआ। कभी कभी तो अपने खराटे की आवाज सुनकर वो खुद चौंक कर उठ जाती थी। कहकर सीन हंस देता है और आगे बताता है कि पर मुझे उसके खराटे भरने के अंदाज से भी प्यार था। 2 साल हो चुके हैं मेरी वाइफ को मरे हुए, लेकिन आज भी मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। उसकी छोटी छोटी बातों को मिस करता हूँ। मुझ में भी कई खामियां हैं, ऐसा नहीं है मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन उसने मेरी कमियों को उतने ही प्यार से स्वीकार कर लिया था जितने प्यार से मैंने उसकी कमियों को किया। बस यही तो होता है प्यार। इसीलिए तुम स्काइलर में परफेक्शन मत ढूंढो और ना ही तुम खुद उसके लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करो। सच्चा प्यार तो इम्परफेक्शन के जरिए ही होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी तुम्हारी तरह सारे इम्परफेक्शंस को प्यार से स्वीकार कर लेगी। ये सब सुनकर विल के अंदर दोस्तों एक नई हिम्मत आ जाती है। वो पूछता है आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की फिर? सीन कहता है शादी कैसे कर सकता हूँ, अपनी वाइफ की जगह पे मैं किसी और औरत को इमेजिन तक नहीं कर सकता। इसके बाद विल कई सवाल पूछता है, लेकिन सीन कहता है कि थेरेपी सेशन का टाइम खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। आज तक विल अपने थेरेपिस्ट्स को इरिटेट करके भगा देता था, लेकिन पहली बार किसी थेरेपिस्ट ने उसको इस तरह इम्प्रेस कर दिया कि वो अच्छी बातें करने लग गया। फिर विल जाता है स्काइलर से मिलने और दोनों के बीच प्यार होने लग जाता है, लेकिन विल अपने बारे में सारी बातें नहीं बताता। स्काइलर पूछती है तुम अपने परिवार के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? तो विल कहता है मेरे 12 भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ। स्काइलर कहती है 12? तो फिर झट से उन सभी के नाम बताओ। पर विल ठहरा स्मार्ट, वो एक ही सेकंड में 12 नाम तैयार कर लेता है और बता देता है। अगले सीन में विल सीन के साथ थेरेपी सेशन में होता है और तब वो पूछता है क्या कभी आपको इस बात का अफसोस हुआ है कि आप अपनी वाइफ से मिले थे? अफसोस इसलिए क्योंकि वो तो आपकी लाइफ को आधा अधूरा छोड़कर चल बसी। सीन कहता है मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तो विल पूछता है आप अपनी वाइफ से कब और कहाँ मिले थे ये बताइए। सीन कहता है एक ऐतिहासिक बेसबॉल मैच होने वाला था, पूरी दुनिया उस मैच को देखने के लिए उतावली हो रही थी और फाइनल्स में क्या होगा सभी इस चीज को लेकर बड़ी टेंशन में थे। उस मैच को देखने बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम में आए थे। तुम आज भी उस मैच की रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उतनी दमदार मैच थी वो। पर हाँ, उस मैच का टिकट खरीदना उससे भी मुश्किल था। उसका टिकट खरीदने के लिए मैं रात को स्टेडियम के बाहर लेटा रहा कि जैसे टिकट काउंटर खुलेगा मैं सबसे पहले जाकर टिकट लूंगा, और इतनी मेहनत करके मैंने उस मैच का टिकट खरीद भी लिया था। मैच वाले दिन मैं बहुत पहले स्टेडियम में पहुंच गया था, तो सोचा कि पासी के बार में जाकर एक ड्रिंक कर लूं, फिर स्टेडियम चला जाऊंगा, ये मैंने सोचा। तो मैं बाहर में जब गया तो मैंने वहां नैन्सी नाम की एक औरत को देखा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस दिन जो मैच हुआ
ना वो कितना नेल बाइटिंग फिनिश वाला मैच था। ये कहकर वो उस मैच के बारे में बहुत सारी बातें बताता है दोस्तों, और वो इतना ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ बताता है कि विल दंग रह जाता है और कहता है आप सच में लकी हो कि वैसा एक मैच स्टेडियम में जाकर आपने देखा, आपको मौका मिला। अगर उस वक्त मैं होता तो कितना अच्छा होता, मैंने मिस कर दिया शायद। अच्छा ये बताओ कैसा था स्टेडियम में ऐसा शानदार मैच देखने का एक्सपीरियंस? सीन कहता है मैंने वो मैच स्टेडियम में देखा ही नहीं। तो विल चौंक जाता है कि स्टेडियम में नहीं देखा तो फिर कहाँ देखा, टिकट तुमने ली थी? सीन कहता है वो क्या है ना, घर जाने के बाद टीवी पर ही मैंने वो मैच देखा, क्योंकि जब मैंने नैन्सी को देखा तो डिसाइड कर लिया था कि किसी भी कीमत पर मैं नैन्सी को मिस नहीं होने दूंगा। जब मैच हो रहा था तो मैं नैन्सी के साथ बातें कर रहा था, उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था। फिल को गुस्सा आ जाता है कि इतनी मेहनत करके टिकट खरीदने के बाद ऐसा एक ऐतिहासिक मैच आपने मिस कर दिया स्टेडियम में, और वो भी एक अजनबी औरत के लिए। वो तो उस वक्त आपको जानती भी नहीं थी, आपने ये सब कर कैसे लिया? कहीं आप मुझे इरिटेट करने के लिए ये सब तो नहीं कह रहे? सीन कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें इरिटेट करने के लिए नहीं कह रहा, ये सब सच हुआ था। हाँ, क्योंकि नैन्सी को देखते मुझे उससे प्यार होने लग गया था और उसे पटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। वो ऐतिहासिक मैच भी हम दोनों के बीच, इसके बाद प्यार हुआ, हमने शादी कर ली। उसके बाद 18 साल तक मैं उससे बेहद प्यार करता रहा और बेचारी 2 साल पहले चल बसी, और उसके साथ बिताए हुए हर पल मैंने प्यार को एक्सपीरियंस किया। इसलिए उस मैच को मिस करने का मुझे कभी भी अफसोस नहीं था और ना ही कभी अफसोस होगा। ये सुनकर विल के अंदर भी उसके अपने इमोशंस जाग जाते हैं। वो स्काइलर के साथ और क्लोज हो जाता है और अपने फ्रेंड्स से भी उसे मिलाता है, लेकिन अब तक अपनी असलियत बताने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाया था। यहाँ गेरार्ड सीन से कहता है कि विल को बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, तुम बस अपनी रिपोर्ट दे दो कि वो एकदम ठीक है, सारे थेरेपिस्ट सेशन सफल रहे, लिख दो वगैरह वगैरह, सब जो भी तुम्हें लिखना है। लेकिन सीन कहता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसे फिलहाल किसी जॉब या बड़ी पोजीशन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उसे खुद को जानने की जरूरत है। अगर इस वक्त हम उस पर दूसरी चीजों का प्रेशर डालेंगे तो वो कोई गलत फैसला ले सकता है, यहाँ से भाग भी सकता है। लेकिन फिर भी गेरार्ड विल को एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बोल देता है, लेकिन विल को इंटरव्यू अटेंड करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने दोस्त को अपने नाम से वहाँ भेज देता है और वो चला भी जाता है, लेकिन आते वक्त वहाँ से रोकड़ा उड़ा लेता है वो। दूसरी ओर विल स्काइलर के साथ होता है। स्काइलर कहती है मैं हायर स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, दोनों साथ रहेंगे वहाँ। लेकिन विल के अंदर जो इनसिक्योरिटीज है उन्हीं में वो खोया हुआ रहता है। उसे लगता है कि अगर स्काइलर को सच पता चलेगा तो मुझे छोड़ देगी, और तो और वो अमीर लड़की है, और अगर उसे कोई अमीर लड़का मिलेगा तो मुझसे दूर हो जाएगी। इन सारे सवालों से वो अंदर ही अंदर जूझ रहा होता है। लेकिन लगता है स्काइलर वैसी लड़की नहीं है दोस्तों जैसा कि विल सोच रहा था। वो कहती है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे हो ना, प्लीज तुम्हें देखो जो भी कहना है साफ साफ कह दो, शुरू से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे 12 भाई है, ये भी झूठ था, है ना? देखो तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे सच बता दो बस। उसकी ये बात विल को शांत करने के बजाय उसे और भड़का देती है, और वो गुस्से में कहता है कि हाँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ हूँ। वहाँ मुझे बहुत ही टॉर्चर सहना पड़ा था, कभी बेल्ट से मार पड़ती थी, कभी लोहे के रॉड से। उसके घाव आज तक मेरे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। कहकर वो गुस्से में रोने लग जाता है। तो स्काइलर उसको दिलासा देने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन वो शांत होता ही नहीं और कहता है कि आज कह देता हूँ, चलो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस इतना कहकर वो चला जाता है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। तो स्काइलर बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि यार कैसा बंदा है ये। इसके बाद विल पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो गेरार्ड से भी लड़ने लगता है कि मैं आपके साथ कोई रिसर्च नहीं करूंगा और ना ही आपके साथ कोई काम करूंगा, सिंपल। लेकिन दोस्तों विल के जीनियस को देखकर उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से एक जॉब ऑफर आता है जिसमें उसे मुश्किल कोड्स को डिकोड करने का काम होगा। और विल कहता है कि मैं अपना आखिरी थेरेपी सेशन खत्म करके आपसे बात करूंगा। फिर विल अपने थेरेपी सेशन के लिए सीन के पास आ जाता है। सीन कहता है कि तुम्हारे अंदर तुमने जो अपनी असलियत, अपने डर, अपने इनसिक्योरिटीज छुपा के रखी हुई है ना, उसे बाहर निकालने का मौका दो। कब निकालोगे? अगर उन चीजों को बाहर निकाल कर नहीं फेंक दिया ना तो तुम कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाओगे। फेंको उनको। अच्छा वैसे क्या तुम किसी के साथ क्लोज हो? विल कहता है कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, मैं और वो बड़े क्लोज हैं। तो सीन कहता है कि सही है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे कहने पर किसी को जाकर पीट सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो बात है क्या वो उसे समझ सकता है? फिल कहता है वो नहीं समझ सकता। आप सही कहते हो, मेरे दिल को समझने वाले और भी लोग हैं। ये कहकर वो बड़े बड़े फिलोसोफर्स के नाम लेता है। सीन कहता है कि देखो तुम जिन लोगों का नाम ले रहे हो ना, वो सदियों पहले परलोक से धर चुके हैं, वो भला तुम्हें कैसे समझेंगे? खैर तुम ये बताओ, तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो? ये बहुत ही सिंपल सवाल था दोस्तों, लेकिन विल के पास इसका जवाब होता ही नहीं। तब सीन कहता है कि तुम्हारे पास भगवान की दी हुई अनमोल देन है, तुम्हारा इंटेलिजेंस, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करते रहते हो। जैसे जैसे विल को लगने लगता है कि सीन उसके दिल की गहराइयों में जाकर उसका सच जानने की कोशिश कर रहा है, तो वो वापस अपनी उस पुरानी आदत पे आ जाता है। वो सीन को इरिटेट करने की कोशिश करता है, उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है।
पर अब तक तो सीन उसकी चाल को बखूबी पहचान चुका था। वो कहता है कि तुम अभी उठकर कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना तुम मुझे कंफ्यूज कर दोगे। इसके बाद विल फिर से अपने फ्रेंड के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाता है। आराम के वक्त उसका फ्रेंड उसे बहुत मोटिवेट करता है कि यार मेरे भेजे में तो ये मैथ से घुसता ही नहीं, पढ़ाई कभी मेरे पल्ले पड़ी ही नहीं, पर तुम मेरी तरह नहीं हो, एक जीनियस हो। तुम्हें देखो ना अच्छे अच्छे मौके भी मिल रहे हैं, उनके सारे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम, वरना ये टैलेंट तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। अपना अच्छा करियर बनाओ ताकि तरक्की करो और फिर हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हो जाए, ऐसा कुछ करो। उसकी बातें विल पे काफी असर कर जाती है। दूसरी ओर गेरार्ड बहुत गुस्से में होता है और सीन से कहता है कि मैंने उस विल के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो मेरे भेजे हुए किसी भी जॉब ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहता और अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके बारे में रिपोर्ट में लिख दो कि तुम उसको सुधार नहीं पाए, लिख दो यार, जाने दो उसको वापस जेल में। तो सीन चौंक जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि कम उम्र में उसके साथ क्या हुआ था, उसे कितना टॉर्चर सहना पड़ा था ऑर्फनेज में। वो घाव न सिर्फ उसके शरीर में पड़े हैं बल्कि उसके दिलो दिमाग पे हर जगह छाए हुए हैं। उन घावों का बोझ वो अपनी रग रग में लिए इतने साल से जी रहा है, आज भी उसका दर्द कम नहीं हुआ। वो किसी के साथ क्लोज नहीं होना चाहता क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो उसके दिल को घायल न कर दे। आज तक उसने जिन पर भी विश्वास किया उन सब ने उसको घायल ही किया है, इसलिए मेरी तुमसे प्लीज एक विनती है कि तुम वो सब मत करना जो औरों ने किया। उसका चिड़चिड़ापन उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इससे पहले कि कोई उसे घायल कर दे वो खुद ही अपने कठोर शब्दों से उन्हें घायल कर देता है और उनसे दूर हो जाता है। उसका मानना है कि ऐसा करके उसे खुद चोट नहीं खानी पड़ेगी, उसके दिल को और ठेस नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए 20 साल से वो अकेला जी रहा है। वो किसी के साथ रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो सेफ फील करता है। उसके फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके साथ भी वो अपने बारे में कुछ शेयर नहीं करता। सब मिलकर मारपीट करते हैं लेकिन एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो विल के दिल के दर्द को समझ सके। तुम उसके लिए एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो लेकिन उसे फिलहाल जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की, एक ऐसे इंसान की रिलेशनशिप जिस पर विल को विश्वास हो, जिससे कि वो अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए सेफ फील कर पाए। ये सारी बातें विल बाहर से सुन रहा था दोस्तों, और अब अचानक उसका दिल बहुत ही हल्का फील होता है क्योंकि कोई तो है जो उसे समझता है और उसे सपोर्ट कर रहा है। वो दरवाजा खोलता है तो उसको देखकर गेरार्ड चुपचाप चला जाता है, कुछ नहीं कहता। और ये विल का लास्ट थेरेपी सेशन है। सीन विल के कोर्ट केसेस वाले फाइल्स को देखने में लगा होता है जिसमें विल की कुछ फोटोज होती हैं, जिन्हें देखकर सीन समझ जाता है कि उसके शरीर में कितने दर्दनाक घाव बने हुए हैं। सीन ये देखकर बहुत दुखी भी होता है कि बेचारे के साथ बुरा हुआ, और तब विल पूछता है क्या आपको भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ था। अब सीन भी उसे खुल के बताता है कि हाँ, मेरे पिता शराबी था, बहुत बुरा आदमी था। शराब पीकर जब वो घर आता तो हमेशा किसी को पीटने पे तुला रहता और हर बार मैं खुद जाकर उसकी मार खाता था ताकि वो मेरी माँ और मेरे भाई को ना मारे। और यहाँ पे दोस्तों विल रिवील करता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे ऑर्फनेज में एक फादर था, बहुत ही बुरा था, बच्चों को अब्यूज करता था, टॉर्चर करता था। उसके पास एक बेल्ट, एक छड़ी और एक रॉड हुआ करते थे। वो पहले बच्चों से पूछता था कि इनमें से किस चीज से तुम मार खाना चाहते हो। अब सीन कहता है मैं होता तो जरूर बेल्ट को चूज करता, शायद तुमने भी वही चूज किया होगा। विल कहता है नहीं, मैं हमेशा लोहे का रॉड चुनता था ताकि वो फादर अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दे और दूसरों को टॉर्चर ना करे। सीन कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट लिखने जा रहा हूँ। विल तो हंसता है कि आप लिखेंगे क्या, यही ना कि विल फेल हो गया है, उसे जेल में रखना ही बेहतर है, यही ना। वैसे आप रीजन क्या लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे कि मेरा अटेंडेंस ठीक नहीं था, या फिर ये लिखेंगे कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है? बताइए ना, बताइए, मुझे सुनकर बड़ा मजा आएगा। इस तरह वो मजाक करने लग जाता है लेकिन थोड़े सीरियस टोन में। लेकिन सीन विल के पास जाकर कहता है कि देखो, अब तक तुम्हारी लाइफ में जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए कोई भी दर्द अपने अंदर छुपा कर रखने की कोशिश मत करो। इस तरह वो विल को काफी एडवाइस देने लग जाता है क्योंकि सीन जानता है कि विल की आगे की लाइफ उसकी इस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगी। इसीलिए वो कैसे भी करके विल को इमोशनल करके रुला देता है ताकि उसका अब तक का दुख, दर्द, दिल का बोझ सब कुछ आंसुओं में बहकर बाहर निकल जाए। विल बेचारा बहुत ही इमोशनल होकर रोने लग जाता है तो सीन उसको दिलासा देने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन विल उसको धक्का देकर बहुत रोता है। लेकिन फिर भी सीन उसके पास उसे गले लगाने जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक विल खुद ही सीन से लपटकर फूट फूट कर रोने लग गया था। उसका सारा बोझ, दुख, दर्द सब कुछ उसके आंसुओं में बह जाते हैं। एक ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग इंसान के कंधों की उसको जरूरत थी। उसी की तलाश में वो इतने दिन सबसे दूर रहा था। उसे तलाश थी एक पिता की जो उसके दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपना कंधा उसे दे, और अब सीन में उसे वो अपना पिता मिल चुका है। बहुत देर तक रोता है वो, पर जब वो शांत होता है ना तो दोनों बैठकर बातें करते हैं। विल कहता है कि मैंने अपने टैलेंट के हिसाब से एक अच्छी जॉब करने का फैसला कर लिया था। सीन कहता है बहुत ही बढ़िया, आज से तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में, मैं भी एक वेकेशन पे जाना चाहता हूँ। कहकर वो विल को दोस्तों अपने ऑफिस का नंबर देकर जाने लग जाता है। तो इस बार विल उठकर सीन को अपने दिल से थैंक करता है और सीन उसको ऑल द बेस्ट कहकर निकल जाता है। अगले दिन विल एक जॉब ज्वाइन करने जाता है। उसके फ्रेंड्स उसको एक सेकंड हैंड कार गिफ्ट करते हैं। विल उसी में निकल जाता है लेकिन सीधे पहुंच जाता है सीन के घर। वहां वो सीन के लिए एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि सॉरी मिस्टर सीन, मैं जॉब के लिए नहीं जा रहा बल्कि अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान स्कैलर की तलाश में जा रहा हूँ।
मैंने उसका दिल दुखाया, लेकिन मैं उसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता। मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। जिस तरह आपने अपने प्यार को पाने के लिए उस ऐतिहासिक मैच तक को मिस कर दिया था, उसी तरह मैं अपने प्यार को पाने के लिए इस जॉब को मिस करने को तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे जॉब। सीन के लिए मैसेज छोड़कर विल अपनी कार में निकल जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। हाँ, विल ने डिसाइड कर लिया था कि जॉब तो दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर स्कैलर को खो दिया तो वो दूसरी नहीं मिलेगी। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी स्टोरी, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।